Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we will continue our topic that is your electrochemistry. देखिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी कर लिया था कि कोहरलोश लॉ क्या होता है, ठीक है, और उसकी एक एप्लीकेशन भी हमने स्टडी करी थी। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी कोहरलोश लॉ की, कि आप डिटरमाइन कर सकते हो मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय यूजिंग द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो आज हम उसकी सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करने वाले हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कोहरलोश लॉ की, टू डिटरमाइन द अल्फा और यू कैन से अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो अल्फा की वैल्यू, वो देखते हैं बाय यूजिंग कोहरलोश लॉ, ठीक है। डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए जो आपके पास अल्फा होती है, दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है सेकंड इसकी, की टू डिटरमाइन alpha or you can say a degree of dissociation और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यहां दोनों को ना थोड़ा सा सिमिलर लेके चल रहे हैं, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, बट यहां पर हमारा क्या है, सेम चल सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा का मीनिंग क्या है, अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है, अल्फा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी टाइम टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स और यू कैन सी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, number of moles of electrolyte at any time t, ठीक है। कोई भी टाइम हो सकता है जिसके ऊपर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप नोट कर रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे और नीचे क्या था आपका, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो यहां पर क्या है, इन दोनों का ये रेशियो होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट होंगे उसी की वजह से तो मुझे मेरे पास कंडक्टेंस आती है ना, क्योंकि हमने अभी तक क्या स्टडी किया था कि जो मेरे पास कंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीज इन अवर प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। हम स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो पहले जिसने नहीं देखा वो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखो, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। मैंने आपको ये क्यों लिखा, मैं डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला आपको बता सकती थी, बट डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्चुअल में होता ही है, क्योंकि हम ये चीजें पढ़ते इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। तो वहां पर ये चीज गिवन होती है ऑलरेडी आपको, मतलब इसका मतलब ही ये अल्फा का यही होता है, ठीक है। मतलब किसी भी टाइम के ऊपर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हुए इलेक्ट्रोलाइट के और जो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स बोलो या फिर नंबर ऑफ आयंस बोलो, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। कितने मोल्स डिसोशिएट हुए, यू कैन से नंबर ऑफ आयंस कितने डिसोशिएट हुए हैं। अब मेरे को पता है कि जो कंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिख लेना डिसोशिएटेड, डिसोशिएटेड वर्ड जरूर लिखना है, क्योंकि मुझे ये कितने मिले हैं आयोनाइज होके या फिर डिसोशिएट होके, तभी तो मुझे पता चलेगा कितने हुए स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ देखो जो ये आपके पास होता है इसका मतलब क्या होता है, आयंस, मतलब आयंस कितने डिसोशिएट हुए हैं किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है। वो किसके डायरेक्टली रिलेशन होता है, कंडक्टेंस का, ठीक है। मतलब ये मुझे कंडक्टेंस बता रहा है इनडायरेक्टली, है ना, दिस इज योर कंडक्टेंस। अब मुझे पता है दिस इज कंडक्टेंस, लेकिन मैंने बोला किसी टाइम टी के ऊपर, यानी किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली मिलेगी हमें। और नीचे क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इनिशियल क्या होता है, इनिशियल मान लीजिए मेरे पास 100 थे, ठीक है। अब मैंने देखा कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो फाइनली वो कितना ब्रेक हो चुका होगा टोटल, या फिर डाइल्यूशन के बाद मैक्सिमम वो ब्रेक हो चुका होगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो किसके डायरेक्टली रिलेशन करेंगे, आपके
जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस होगी, देखो समझने की कोशिश करो, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस होगी मतलब मैंने इतना डाइल्यूट कर दिया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसके सारे मोल्स डिसोशिएट हो चुके हैं, यानी 100 थे तो 100 ही डिसोशिएट हो चुके हैं। इसका मतलब इनिशियल जितने थे उतने मुझे कितने और डिसोशिएशन के बाद मिल रहे हैं फाइनल 100, मतलब 100 से हमने स्टार्ट किया तो 100 ही मुझे डिसोशिएशन के बाद मिल रहे हैं। तो यानी 100 अगर इनिशियल है तो 100 ही ब्रेक हुए हैं फाइनली। तो फाइनली कब हुए, जब वो इनफाइनाइट डाइल्यूट किया मैंने, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मोलर कंडक्टेंस सिंपल कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपने मोलर कंडक्टेंस निकाली, मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर देखा आपने, कुछ ना लिखा हो तो, ठीक है। और ये वाला आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर नॉट लगा के, यानी इनफाइनाइट या फिर जीरो कंसंट्रेशन यू कैन से। इसका मतलब होता है जीरो कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूट मतलब इतना डाइल्यूट कर दिया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को कि वो पूरा का पूरा डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है। हम ये पूरा मैकेनिज्म समझ चुके थे। तो यानी कि जितने इनिशियल थे उतने ही फाइनल मिल गए। तो मतलब यहीं से आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये आई होप आपको पता होगा क्योंकि आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हो। और ये वाला वहां से आपका डिराइव हो गया डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास कंडक्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ आयंस, और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहीं से एक्चुअली में ये आता है। बट क्या होता है, हमें डायरेक्टली ये चीज बताई जाती है, ये नहीं बताया जाता, लेकिन पहले यही चीज होती है। इसके अगर आपको ये चीज क्लियर है कंडक्टेंस की तो आप ये फॉर्मूला इजीली लिख सकते हो। तो रटने की तो कोई आई थिंक नीड होगी नहीं अब, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखो ये सेकंड एप्लीकेशन थी, हर एक एप्लीकेशन का अपना एक यूज है, उस पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई, ओके। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 9.54 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखो ये मेरे पास क्या है, 25 डिग्री से मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपको ये मोलर कंडक्टेंस दी हुई है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। मतलब क्या है, आपके पास जो मोलर कंडक्टेंस आएगी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर आपकी मोलर कंडक्टेंस क्या दी हुई है, 9.54 पर ओम। यूनिट साथ में मेंशन किया करो अगर आपका रिटन एग्जाम है तो, ठीक है। एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, क्लियरली बोला हुआ है इनफाइनाइट, क्योंकि आपका ये नीट 2013 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नीट में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो कितनी, 238, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बात करूं तो कितनी आएगी, 238 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। द अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज। अब आपको पूछा क्या गया है, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो बहुत सिंपल है। और दूसरी बात, अगर परसेंटेज अगर सिंपल पॉइंट्स में दिया होता ना 0.04, 0.4 इस तरीके से, तो आपको सिंपल रेशो निकालना है, फाइन। लेकिन अगर आपको बोला गया है ना, यहाँ देखो परसेंटेज में गिवन है चीजें तो 100 से मल्टीप्लाई, अदरवाइज क्या क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 4.00 का, यहाँ देखो 40.8, ठीक है। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी इसलिए हो जाती है चीजें। देखो यहाँ पर 20.8, यहाँ 2.0। हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं, देखते हैं अगर परसेंटेज है तो ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर परसेंटेज में आंसर नहीं है, मतलब परसेंटेज नहीं दिया हुआ, तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, यानी पॉइंट समथिंग, ठीक है। क्योंकि वहां पे 100 से आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो कई बच्चों को खासकर जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन के अंदर। तो वही बता रही हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखो रेशियो क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन सी पे कितना है, 9.54, और यहाँ क्या है 238, और आपकी ये तो आपकी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो रेशो आएगा सिंपल। अब देखो ये सिंपल रेशो है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में पूछा है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक।
तो यहाँ पर देख लो, इसका कैलकुलेट करके यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो सिंपल यहाँ पे 100 आ जाएगा और आपका आंसर आएगा 238। 4 से अगर जाओगे, 4 से कितना आएगा इसका, 952। ठीक है, अगर 238 को अगर आप यहाँ से कैंसल आउट करोगे तो 4 से जाएगा 952 आएगा आपका, है ना। तो यहाँ से आएगा 4.00 समथिंग आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना इस चीज को, ये कितना आ जाएगा 4.00। और कहाँ पर है देख लो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई मैच कर रहा है आपका दिस वन। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर परसेंटेज में। ठीक है, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे पॉइंट हटा के अगर 100 लगाया तो सिंपल कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, 4.008 आंसर आएगा। फाइन। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। कई बार ना ऐसे ही पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हुए हैं, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का अगर नाम लिया गया है, अगर यहाँ पे मोल्स होते तो यहाँ मोल्स के अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड आउट कर लेते, और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आते आपके, और किसी कंसंट्रेशन के ऊपर जो आपके मोल्स दिए होंगे वो ऊपर आएंगे, तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ज्यादातर वो क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं आपके, लेकिन आपको थोड़ी सी क्लियरिटी होनी जरूरी है, कई बार पूछ लेते हैं इस टाइप से भी। ठीक है, इस क्वेश्चन है आपके पास, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक क्या होता है? ठीक है, जिसके पास एक प्रोटॉन आयनाइजेबल होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं HCl। ठीक है, तो मोनोबेसिक क्या, जिसकी बेसिसिटी 1 होती है, यानी कि उसमें एक प्रोटॉन होता है, जैसे कि H पॉजिटिव, जैसे HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो 1 प्रोटॉन रिलीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 नहीं मान सकते क्योंकि वहां पे 2H पॉजिटिव रिलीज होंगे आपके। ठीक है, तो मोनोबेसिक है, जैसे CH3COH भी हो सकता है। is 8.0 mole centimeter square and at infinite dilution is 400 mole centimeter square। अब देखो यहाँ पर ध्यान से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दी हुई है। ठीक है, पूछा गया है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी नीट दोनों में आया, पूछा गया आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि मैंने आपको ऑस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लो समझा दिया था, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वीक बोला हुआ है ना, तो वीक में मान सकती हूँ CH3COH हो सकता है, क्योंकि मोनोबेसिक है, वो एक प्रोटॉन वहां से रिलीज होता है। ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर, आप किस हिसाब से उसको मानोगे, हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बेसिसिटी का बहुत रोल होता है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka रिप्रेजेंटेटिव डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्या होता है C∝² 1 - अल्फा। और मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, क्लियर की थी कि जो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि देखो अल्फा क्या होता है, अभी आपको बताया था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट होते हैं पर्टिकुलर टाइम पर, डिवाइड बाय योर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा बहुत कम क्यों आती है आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो 1 के कंपैरिजन में, ठीक है, 1 बहुत ज्यादा है अल्फा के कंपैरिजन में, तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइनस, अगर मान लेते हैं अल्फा आपकी बहुत कम आती है, ठीक है, 0.0005 आ गई, तो वो 1 के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे सिंपल 1 बचेगा। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सीधा C∝², क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, क्योंकि अल्फा क्या होता है मेरे पास, जो नंबर ऑफ मोल्स किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर या फिर टाइम के ऊपर आपके डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट के डिसोशिएटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम t, वो बहुत कम आते हैं। आपको पता है कि जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 5% से 4% कुछ इस तरीके से डिसोशिएट होते हैं, यानी 0.05। ठीक है, तो यानी कि ऊपर जो न्यूमिनेटर होगा, एक होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर न्यूमिनेटर आपका बहुत कम है, ठीक है, ये चीज बहुत कम है और ये चीज बहुत ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज बहुत कम आएगी, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लेते हैं मेरे पास कितने डिसोशिएट हुए, ये 0.05, 5% 100 में से। ठीक है, तो यानी कि ये टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, 0.00005 आ जाएगा। तो यानी कि अल्फा जो है आपका वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, मैंने फॉर्मूले से भी समझा दिया आपको। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आपके पास अल्फा होती है वो बहुत कम होती है, बुक्स में आपका ऐसा लिखा होता है, वो इसलिए लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम डिसोशिएट होता है। अब यहाँ देखो, ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर कर दिया।
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब देखो मेरे पास कंसंट्रेशन दी हुई है m/32, ठीक है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन m क्या है, मोलैरिटी। आपको 1/32 भी बोल सकता था मोलैरिटी के फॉर्म में, m मतलब मोलैरिटी डिनोट करता है, यानी कि 1/32 m, ठीक है, यानी मोलैरिटी। तो यानी कंसंट्रेशन कितनी है आपकी 1/32, फाइन। और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, अब मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा क्या होता है आपका, ये आपको निकालना था, ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। अल्फा क्या होता है आपका, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी हुई है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख लो, मोलर दी तो मोलर लिखना है, ठीक है। ये इनफाइनाइट पे किसी कंसंट्रेशन सी पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आपको दी हुई है 400, और जो आपके पास 8 दी हुई है आपकी, वो दी हुई है एट कंसंट्रेशन सी 8.0, ठीक है। ये कई बार है ना एग्जामिनर क्या करते हैं कि आपको पॉइंट के फॉर्म में इसलिए देते ताकि उलझा सके। कई बार आपको पता है जगह 80 लिखा है, कई बार बच्चे 80 लिख कर आ जाते हैं डायरेक्ट, तो ध्यान से पढ़ना है 8.0 है, यहाँ पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से, इसलिए कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं। यहाँ देखो 8/400, यानी ये आपके पास आ गया 2/100, यानी कि 0.02। अल्फा आपके पास क्या नहीं, सॉरी अल्फा निकल के क्या गया 0.02। यहाँ पर आपका आप इसको पुट कर दो तो Ka इज इक्वल टू 1/32। 0.02 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 10⁻², या फिर आप 0.02 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इजी होता है थोड़ा सा, क्योंकि आप पॉइंट्स में गलती कर, ताकि गलती ना हो सके, ठीक है। अब 1/32, यहाँ पर क्या आपका 4 × 10⁻⁴, ठीक है। दिस इज योर, आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आता है 0.12 × 10⁻⁴, लेकिन यहाँ पर आपको 0.12 तो कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या होगा 1.2 × 10⁻⁵, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये कहाँ पर देख लो आप 1.25। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कितना बारीकी से आपको दिया गया, 10⁻⁶ भी दे दिया, 10⁻⁴ भी दे दिया, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास माइनस में जो पावर, कई बच्चों को माइनस में पावर सॉल्व करनी नहीं आती, तो उसके लिए मुझे आप लिख सकते हो, मैं वो भी आपको बता दूंगी किस तरीके से होता है, ठीक है। कई बार ये चीजें होती हैं छोटी छोटी, क्लियर नहीं होती बच्चों को थोड़े मैथमेटिकली, ठीक है। 1.2 × 10⁻⁵ आंसर आ जाएगा, फाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। पहली चीज तो स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है, स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में कोई चीज जब डिसॉल्व होती है सॉल्यूशन में तो हम उसे बोलते हैं स्पेरिंगली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ते हैं, फिर पहले हम इसको समझते हैं, फिर आफ्टर दैट हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, इसके एग्जांपल है, जैसे मैंने बोल दिया AgCl, जितने भी आपके पास ये AgCl, AgBr, AgI, इस तरीके से, ठीक है। सिल्वर हैलाइड्स जो होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में आपके। सिंपल जैसे बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है, लेड सल्फेट हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन होते हैं हमेशा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अदरवाइज आपको दिया भी होगा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या होता है सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आते हैं, बट सबसे पहले सब चीज को समझो कि है क्या। देखो जब आपके पास सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो सॉल्युबिलिटी को हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। मैंने अपने ये प्रीवियस लेक्चर्स हैं जहां पर आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाया था, वहां सॉल्युबिलिटी के सारी चीजें मेंशन की थी मैंने, ठीक है, समझाया था बहुत अच्छे तरीके से कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है। सॉल्युबिलिटी हम मेंशन करते हैं, जो जिसको बहुत अच्छे से सॉल्युबिलिटी क्लियर करना है वो वहां से क्लियर कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ कि जो सॉल्युबिलिटी हम मेंशन करते हैं ना वर्ड, वो एक्चुअली कंसंट्रेशन के लिए डिफाइन की जाती है, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितनी चीज मेरी सॉल्यूट की डिसॉल्व है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। वो फिक्स अमाउंट आपकी 1 लीटर भी हो सकती है, 100 ग्राम भी हो सकती है, ठीक है। वैसे आप मेंशन करते हो जब वेट अपॉन वेट में मेंशन करते हो, उसमें क्या होता है आपके पास कि जो आपके पास कितना अमाउंट में, मतलब कितना ग्राम मेरे पास सॉल्यूट डिसॉल्व है, 100 ग्राम पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। मतलब मैंने क्या कर दिया, उस सॉल्यूशन की अमाउंट फिक्स कर दी, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उस पर्टिकुलर जो आप एक फिक्स अमाउंट के अंदर देख रहे हो, उस अमाउंट जो एक सॉल्यूशन की अमाउंट के अंदर
एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के अमाउंट को देख रहे हो, वही उसकी सॉल्युबिलिटी को मेंशन करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपकी कितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। हमेशा जब सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बात किया जाता है, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारे सॉल्यूट ले लिए, उनकी सबकी आपने क्या कर ली, सॉल्युबिलिटी देखनी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, सबकी डिफरेंट आएगी, ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो सॉल्युबल होने की टेंडेंसी है वो सबकी डिफरेंट मिलेगी उसके अंदर, ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी अलग मिलेगी। अब जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे मेरे पास ये सारे हैं, स्पेरिंगली का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मतलब क्या कर दिया मैंने, ये वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूट, तो बनके क्या आपका क्या रेडी हो गया, दिस इज योर सॉल्यूशन। फाइन, इतना समझ आता है। जैसे मैंने बोल दिया AgCl मैंने डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जो AgCl है ना वो सिर्फ इतना सा डिसॉल्व हुआ है, देखो ध्यान से, इतना सा, और पानी कितना उसमें, बहुत सारा। तो मैं इनडायरेक्टली इस चीज को ये बोल सकती हूँ, क्योंकि देखो ये जो होती है ना सॉल्युबिलिटी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर बात करता है, मतलब जहां तक एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, मतलब उसके बाद प्रेसिपिटेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं, बाद की बात है। सिंपल क्या बोला मैंने कि यहाँ पर सिर्फ इतना डिसॉल्व हुआ है AgCl आपका, इतनी ज्यादा अमाउंट पानी के अंदर, ये आपका पूरा वाटर है। तो मैं इसको इंडायरेक्टली ये चीज, ये देखो ये चीज क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, मतलब ये चीज इतनी से डिसॉल्व हुई, थोड़ी सी डिसॉल्व हुई पूरे के पूरे ज्यादा अमाउंट वाटर के अंदर, यानी 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर पानी के अंदर मान लेते हैं 0.2 ग्राम आपका सिर्फ AgCl डिसॉल्व हुआ, तो इसका मतलब मेरी क्या चीज मैं बता सकती हूँ, 1 लीटर के कंपेरिजन में तो 0.2 ग्राम बहुत कम है ना। तो यानी कि मैं ये चीज कह सकती हूँ कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब बहुत कम सॉल्युबल हुआ है। तो यानी कि इसको मैं इनडायरेक्टली चीज बोल दूं कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बात करता है। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, जिसमें मतलब पानी बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है। तो इसको इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि जब कंडक्टेंस आएगी किसकी, लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट की, यानी इस सॉल्यूट की जो आपकी कंडक्टेंस निकल कर आएगी वो किस हिसाब से होगी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर इनडायरेक्टली। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है। चीज क्या थी, स्पेरिंगली, मतलब बहुत कम चीज डिसॉल्व हो रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट पानी के अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ से पिक्चर के थ्रू समझूं तो इसका मतलब क्या था कहने का कि जो पानी है वो तो इतना ज्यादा ले लिया, मतलब हमने इनडायरेक्टली क्या बात कर दी कि हमने उस चीज की, इलेक्ट्रोलाइट की, हमने क्या देखा है, कितने आयंस डिसोशिएट हो रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट है पानी की। तो इनडायरेक्टली क्या बताता है कि इस पर आप कंडक्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे क्या है, AgCl है ना आपके पास, AgCl, तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर देखोगे आप, ये कितना डिसोशिएट हो रहा है, क्योंकि पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई। तो कैसे निकल सकती है, Ag इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस आपके पास Cl नेगेटिव का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इन दोनों का आप सम करके डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का अब एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बात करता है, जहां पर हमने पढ़ा था कोहरलोश लॉ यही बोलता है कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली एडिशन से आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तो देखो सिंपल सी बात यहाँ तक समझ में आई। या फिर देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें गिवन होंगी, जैसे आपने कहा था कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो कई बार स्ट्रॉन्ग वाली चीजें दी होंगी, वीक वाली निकाल लेना वहां से फाइंड आउट करके, या डायरेक्टली आपको अगर वैल्यूज गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐड करो, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों की जो कंडक्टेंस होगी वो डायरेक्टली आप एडिशन से निकाल सकते हो, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो अब लॉस हो चुकी है। तो इन दोनों की अपनी अपनी खुद की क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस होगी, इजिली माइग्रेट करेंगे सॉल्यूशन के थ्रू। तो इतना समझ में आया। तो इसका मतलब क्या था कि ये सिंपल इसके बारे में बता रहा है, यानी किसके बारे में बता रहा है, AgCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोई भी दिया हो आपको, चाहे बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, या फिर कहीं पर मेंशन कुछ और हो तो आप वो लिख के आओगे, ठीक है। इतना समझ आया। तो मेरा समझाने का पर्पस क्या था, क्योंकि देखो सिंपली क्या होता है, आप फॉर्मूला ना रटा करो, आप समझने की कोशिश किया करो, उसके बाद आपको इजिली वो चीज क्लियर होती है माइंड में, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैं इस पर बात कर लूँ, अल्फा फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकली है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली नहीं होता, थ्योरेटिकली होता है। एक्सपेरिमेंटली कौन सा होता है आपका, जब किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर फाइंड आउट करते हो। थ्योरेटिकली आप ऐड करके निकाल लोगे इसको, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर अल्फा फाइंड आउट हो सकती है यहाँ से, ठीक है। लेकिन अभी देखो आपको पूछा क्या गया है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ
सैचुरेटेड बोल दिया ना, मैंने कहा था ना अगर आपको सॉलिबिलिटी मेंशन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी गिवन होगा और सैचुरेटेड बोला गया है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट उसके कितने डिजोल्व हो सकती है, अदरवाइज उसके बाद तो वो डिजोल्व होना बंद हो जाता है। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है सॉल्यूट के डिजोल्व होने के सॉल्यूशन के अंदर। एजी बेरे कितनी दी हुई है आपकी 8.5 × 10⁻⁷। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक फॉर्मूला था, आपको पूछा क्या गया वैसे सॉलिबिलिटी, ठीक है। अब जो सॉलिबिलिटी होती है वो एक कंसंट्रेशन टर्म होती है, यानी सारी कंसंट्रेशन टर्म को हम जैसे हमने बोला था कि मोलैरिटी है, मोलैरिटी को सॉलिबिलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी को या फिर आप बोल सकते हो मोलैलिटी को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीज पढ़ी अब तक, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इस फॉर्मूले में। देखो ध्यान से, यहाँ मुझे निकालना है अगर मेरे पास, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला गया ना। अब देखो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस आएगी मेरे पास उसका फॉर्मूला क्या था, अगर सेंटीमीटर में बात करा तो K × 1000 डिवाइडेड बाय, देखो आपका वही क्वेश्चन आ गया C, कंसंट्रेशन। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि कंसंट्रेशन आपको क्या लेनी होगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, सॉल्युबिलिटी, यानी S से रिप्रेजेंट कर देना, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म ही है, लिख लेना दिस इज योर कंसंट्रेशन टर्म। तो मोलैरिटी को रिप्लेस करके, मोलैरिटी लिखा था मैं यहाँ पे नीचे M लिख दिया था, कंसंट्रेशन लिखो, मोलैरिटी लिखो, वो आपके ऊपर है, यहाँ मैं M लिख देती हूँ क्योंकि आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। मोलैरिटी भी लिखा था, नॉर्मेलिटी भी लिखा था, उसको बस रिप्लेस करके सॉल्युबिलिटी लिख देना, ठीक है। अब क्या करोगे नेक्स्ट, देखो कापा की वैल्यू दी हुई है, कंडक्टिविटी यानी कापा, दिस इज योर कापा, दिस इज योर 8.5 × 10⁻⁷ सीमन पर सेंटीमीटर। सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। और ये वाली जो होगी इसको मैं मोलर, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस टर्म पे निकलती है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मैं इसको एट 0 कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट 0 भी लिखा मिल सकता है, इनफाइनाइट भी, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये आपको मेंशन है, देखो यहाँ पर ये निकालनी है आपको, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर Ag पॉजिटिव की कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पर 62 प्लस इसकी कितनी दी हुई है 78, तो सिंपली आपने कितनी निकाल ली यहाँ पर, दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। कितनी आ गई 140, फाइन। तो 140 आपके पास क्या आगे निकल के, दिस वन, इसका आगे यूनिट लिख लेना सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि सेंटीमीटर में बताया गया था, आपको पूरा समझाया गया था। तो 8.5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी कितनी आई आपकी 140, ठीक। तो आपके पास यहाँ से क्या डिटरमाइन हो जाए, सॉरी सॉल्युबिलिटी नहीं, ये वाली चीज दी हुई है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी आपकी फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगी, तो दिस इज योर सॉल्युबिलिटी, इसको आप सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। 0.06 × 10⁻⁷, ठीक है, दिस इज योर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। Br बोला तो Br कर लेना यहाँ पे, ठीक है। मैंने Ag से लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, AgBr कर लेना जिसका पूछा गया आपसे, ठीक है। यहाँ पर कर लेना AgBr, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब एक क्वेश्चन और करें, थोड़ा टफ पड़ेगा बट इतना टफ नहीं आपको समझ में ना आए, ठीक है। ये मैंने इजी बताया था क्योंकि आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता था, ठीक। ये चीज क्लियर होनी बस जरूरी थी, बाकी आपके लिए बहुत इजी है ये चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया कापा आपको, ठीक है। कापा क्या बताया था, कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस इज योर कंडक्टिविटी, कापा मींस कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू x सीमन पर सेंटीमीटर। अब ये क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड x1 दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H2SO4 दी हुई है x2, ठीक है। और ये HCl की कितनी दी हुई है x3, फाइन। तो अब आपको निकालना है KSP ऑफ द बेरियम सल्फेट कितना होगा। तो यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्युबिलिटी का एक्चुअली आपको कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो ये वाली चीज आपकी वही केमिकल इक्विलिब्रियम में बताई जाती है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। देखो ध्यान से, अगर मैंने लिया है बेरियम सल्फेट, उसको डिसोशिएट करो, इक्विलिब्रियम क्यों लगाया, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। Ba+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी S और इसकी कितनी आएगी S। सिंपल ऐसे लिख सकते हो या फिर आपको लिख सकते हो कंसंट्रेशन के फॉर्म में, Ba+2 SO4 2 नेगेटिव, या फिर S × S S² हो जाएगा, ठीक है। आपको यही चीज फाइंड आउट करनी है KSP की वैल्यू। जिन बच्चों को नहीं पता थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम को देख लेना एक बार। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों कंसंट्रेशन जो भी आप डिसोशिएट करने के बाद मिलता है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंपल, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या है, कापा कंडक्टिविटी दी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इनकी कंसंट्रेशन की जरूरत है। अब ये कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब यहाँ इक्विवेलेंट दी है तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी यूज करेंगे सिंपल फॉर्मूले में। अब मुझे पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, K इंटू 1000, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अपॉन नॉर्मेलिटी। फाइन, तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, दिस वन। तो नॉर्मेलिटी, क्योंकि ये वाली कंसंट्रेशन ही है, ये आपको कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मेलिटी है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये आपकी नॉर्मेलिटी के फॉर्म में आएगी, ठीक है। या फिर सॉल्युबिलिटी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। S इंटू एस करोगे तो अगर मैं इसको S लिख देती हूँ सिंपल, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो आपको S ही निकालना है, तो दिस इज योर S इंटू एस, तो यानी कि S स्क्वायर आ जाएगा आंसर इसका। तो आपको S स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से S निकाल लो, कितना होगा, कापा आपको दिया हुआ है कितना, X इंटू 1000। अब ये मुझे बताओ ये कैसे निकालोगे, किसकी निकालनी है, बेरियम सल्फेट की। अब एक बात बताओ, यहाँ से बेरियम सल्फेट की आपको निकालनी, तो बेरियम क्लोराइड दिया, H2SO4 दिया, HCl दिया, वही कंसेप्ट यूज करो, डिटरमाइन करो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो ध्यान से, अगर मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी बेरियम सल्फेट की निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर X1, यानी मुझे क्या निकालना है, Ba+2 और प्लस SO4 2 नेगेटिव, इनकी मोलर कंडक्टेंस चाहिए, आप ये लिख लेना, ठीक है, इनफाइनाइट के ऊपर चाहिए। तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, X1 प्लस 2Cl नेगेटिव, मैं सीधा ऐसे लिख रही हूँ, आप इसको ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा। मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब यहाँ क्या है, X1 प्लस, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेरियम प्लस सल्फेट दोनों एडिशन में चाहिए, मुझे ये भी एडिशन में चाहिए, सल्फेट भी एडिशन में, तो इसलिए मुझे ऐड तो करना पड़ेगा, है ना। 2H पॉजिटिव मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी चाहिए, SO4 2 नेगेटिव की। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव होगी, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बेरियम सल्फेट चाहिए, तो मुझे ये और ये चाहिए, और ये वाली चीज मुझे यहाँ से ओमिट करनी है, ठीक। कैसे करूंगी, अब यहाँ से आपके पास बच गया HCl, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2H पॉजिटिव को यहाँ से रिप्लेस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, लैम्डा इन्फिनिटी 2H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। तो देखो ध्यान से, ये 2Cl नेगेटिव इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या मिलेगा, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आपका काम है करना, ठीक है। बेरियम सल्फेट निकल के आएगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, X1 में X2 ऐड करना पड़ेगा, माइनस 2X3, दिस वन प्लस दिस वन माइनस 2 इंटू दिस वन, क्यों, ताकि ये चीज आपकी यहाँ से क्या हो जाए, क्योंकि मुझे ये दोनों चीजें नहीं चाहिए थी, तो मुझे एक्सेल इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, दिस इज योर X1 प्लस X2 माइनस 2X3। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे पास ये चीज क्या निकल के आई है, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी को कहाँ पुट करना है, यहाँ पर पुट कर दो। अब इस चीज को यहाँ पर पुट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, X इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास X1 प्लस X2 माइनस 2X3। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। ये S था आपके पास, तो इसका स्क्वायर कर दो, बस ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। दिस इज योर आंसर, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सॉल्युबिलिटी। अब ऐसे कोई जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.28 × 10⁻⁻⁴। अब देखो यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है, यानी कापा की वैल्यू गिवन है 2.28 इंटू 10⁻⁻⁴। आई होप आपको समझ में आने लगी होगी यूनिट्स, ठीक है। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ग्राम पर लीटर, इनफाइनाइट पे दी हुई है, यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मूला यूज करूं, आपके पास मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे AgCl का कितना आएगा आपके पास, इज इक्वल टू कापा इंटू 1000। कई बार ना मीटर में अगर दिया हो ना सेमन पर मीटर, ठीक है, तो वहां पर 1000 से नीचे आपको डिवाइड करना होगा, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई योर नॉर्मेलिटी, यानी फिर मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन। तो आपको क्या है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा आपका सॉल्युबिलिटी, दिस इज योर कापा इंटू
1000 डिवाइडेड बाय योर मोल कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब हम कितना गिवन है ये वाला आपके पास, देखो ध्यान से, 138 इंटू 10 की पावर -4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और यहाँ पर आपके पास ऊपर कितना गिवन था, 2.28 इंटू 10 की पावर -4 सीमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ चीज समझने वाली क्या है वो बतानी थी मुझे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया इतना, आई होप। अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 की पावर -4। अब देखो इजीली आंसर तो आप चलो निकाल लोगे। अब इसमें ये देखो क्या चीज समझने लायक है आपकी। यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ दिया हुआ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। अगर मैं मोल को ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस चीज को लेके जाऊं तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा ये। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से जाके पर सेंटीमीटर क्यूब साइमन। ठीक है, अब देखो यूनिट्स का खेल है सारा। अब आपको पूछा किस में गया वो देखो ध्यान से, ग्राम पर लीटर। यही गलती करेंगे बच्चे, ग्राम पर लीटर में कैसे निकाल सकते हो। देखो मोल क्या होता है मेरे पास, सिंपल। देखो वैसे तो हमको डायरेक्ट बता सकती हूँ कि अगर आपको ग्राम पर लीटर में, क्योंकि यहाँ पे मोल आपके पास देखो ये सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं नीचे ले जाऊं इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, अगर एक तरीके से आपके पास लीटर ही होता है तो इसको मिल सकती है यहाँ पे लीटर, क्योंकि 1000 से तो हम ऑलरेडी ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके थे, है ना। जो 1000 होता है ना आपका यहाँ पे, ये 1000 वो तभी लेकर आए थे हम, ठीक है, ताकि लीटर को हम ये सेंटीमीटर चेंज कर सकें। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या था आपके पास, वो 1000 आपको मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। अब देखो मीटर क्यूब यहाँ पर क्या आ गया आपका, लीटर में आ गया, चेंज हो गया, ठीक है, वो तो सिंपल था। अब आपको सिंपल ये चीज समझनी कि ये जो मोल था यहाँ पर, ठीक है, मोल का मतलब से यहाँ मेरे पास क्या है, मोल आ रखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मुझे इस मोल को, क्योंकि मुझे मोल पर लीटर नहीं चाहिए, ग्राम पर लीटर चाहिए। पर लीटर तो ऑलरेडी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ग्राम कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है वो देखो। ग्राम क्या होता है आपके पास, मुझे ये पता है मोल क्या होता है। मोल को क्या लिख सकते हो, सिंपल मोल को क्या लिख सकते हो, G/G पर मोल, है ना। ये चीज तो होती है ये, क्योंकि G से G कैंसिल आउट और पर मोल ऊपर आके मोल बन जाता है। सिंपल समझा रही हूँ कि कैसे चीज क्या होती है आपके पास, ये होती है, क्योंकि मुझे क्या पता है मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, है ना। तो गिवन मास की क्या यूनिट होती है, ग्राम, और इसकी क्या होती है, ग्राम पर मोल। मैंने मोल कंसेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ ये चीज, यही चीज लिखी जाती है मोल, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको, ठीक है, इसको अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी टर्म को अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, अगर मैं इस पूरी टर्म को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं किसका, AgCl का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्राम पर लीटर। ग्राम में कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ मुझे क्या करना है, इस पूरी टर्म को, क्योंकि ये पूरी मोल थी ना आपकी, इसी को मैंने अगर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यही वाला होता है, ग्राम पर मोल। ये इससे कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, सिंपल ग्राम, और नीचे क्या है, लीटर, ठीक है। तो मुझे सब समझाना था कि अगर आपको इससे अगर ऐसे करना है तो इसको आप क्यों मल्टीप्लाई करते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपली इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आपका इसका, क्योंकि मुझे पता है Ag कितना होता है, 108.35.5 आपका क्लोरीन का होता है। तो आप इसको निकाले ना, कितना आएगा आपका यहाँ से ना, कितना आएगा 108.35.5, तो आपका सिंपली कितना आ जाएगा 143.5। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 143.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बस मुझे इतना समझाना था। जब भी आपसे ग्राम पर लीटर में, क्योंकि कई बार पूछा जाता है ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर में तो पता होता है आपको, सिंपल निकाल के आना है। ग्राम पर लीटर में क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है।